Hello everyone, I am your biology educator Biochart. Please do like and subscribe my channel. प्रीवियस वीडियो में हमने इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा था। उस इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ लिया था। अब हम आगे इंडोमेम्ब्रेन में जो लाइसोसोम्स होते हैं, वैक्यूल होते हैं, उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी apparatus। ये हमने जब गोल्गी बॉडी के फंक्शन में पढ़ा था कि जब गोल्गी बॉडी में पैकेजिंग होती है तो एक स्फेरिकल शेप के स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, उसे हम कहते हैं लाइसोसोम्स। वो कब बनते हैं? पैकेजिंग इन गोल्गी बॉडी ड्यूरिंग प्रोसेस। जब वो गोल्गी बॉडी की पैकेजिंग का प्रोसेस होता है उस टाइम जो एक स्फेरिकल वेसिकुलर स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लाइसोसोम्स कहते हैं। The isolated lysosome vesicle have found to be very rich in almost type of hydrolytic enzyme। उसके अंदर सारे ऑलमोस्ट ऑल लाइसोसोम जो गोल्गी बॉडी फॉर्म करता है उसमें सारे टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मतलब होते हैं ऐसे एंजाइम जो पानी के प्रेजेंस में कोई वर्क करते हैं, उसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। जैसे लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स नीड वाटर फॉर ब्रेकडाउन। जैसे अगर आपको कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक करना तो इस एंजाइम के साथ साथ आपको वाटर, जब ये एंजाइम वाटर ऐड करेंगे तो फिर कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकिंग होगी। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। ये एसिडिक पीएच पे एक्टिव होता है। जो हमारा लाइसोसोम्स होता है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम होते हैं। ये हमारा लाइसोसोम्स है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम है, न्यूक्लियस, प्रोटेज, लाइपेज। तो ये जो एंजाइम है ये कब एक्टिव होता है? जब ये एसिडिक पीएच पे होता है। कब एक्टिव होता है? एसिडिक पीएच पे। तो यहाँ से ऑप्टिकली एक्टिव एट एसिडिक पीएच। पीएच क्या हो गया? 5। तो अब ये एसिडिक पीएच पे तो एक्टिव हो गया। तो अब ये पूछा जाता है कि ये एसिडिक पीएच पे कैसे एक्टिव होता है? हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है उसकी जो पीएच होती है वो 7.2 होती है, लेकिन जो हमारा लाइसोसोम्स होता है वो 5 पीएच पे, एसिडिक पीएच पे एक्टिव होता है। तो होता ये है कि जब हमारे साइटोप्लाज्म में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड आता है और उसे डाइजेस्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट करना रहता है लाइसोसोम्स को, तो उस टाइम एटीपी जो होता है वो एडीपी प्लस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और जब ये कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं, तो ये चैनल्स फिर H+ को अंदर की तरफ पंप करते हैं। और फिर जब H+ अंदर जाता है तो H+ की कंसंट्रेशन लाइसोसोम्स में ज़्यादा हो जाती है। तो जब H+ जाएगा तो pH कम होती है। pH 7.2 जो कि साइटोप्लाज्म में होती है वो pH लाइसोसोम्स में 5 pH पे कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है और डाइजेशन स्टार्ट कर देता है, चाहे वो लाइपेज हो, प्रोटीन, चाहे वो लिपिड का हो, प्रोटीन्स का हो, कार्बोहाइड्रेट का हो, इन सब का। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल्स ऑफ डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। ये अभी हमने बताया। इन प्लांट सेल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फंक्शन एज लाइसोसोम्स। पता है प्लांट का जो 90% वॉल्यूम होता है वो वैक्यूल ऑक्यूपाई किया जाता है। तो उसमें जो लाइसोसोम्स होता है वो वैक्यूल जो होता है वो लाइसोसोम्स की तरह एक्ट करता है। ये डाइजेशन में और हेल्प करता है और एक्सक्रीशन में भी प्लांट के जो अनवांटेड आयंस होते हैं वो अपने अंदर अगेंस्ट ग्रेडियंट के अगेंस्ट अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है। तो ये इन प्लांट से लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फंक्शन एज लाइसोसोम्स। तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि मेंशन है। तो इसका उतना ज़्यादा आपको डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं कि क्यों कैसे, ये नहीं, बस इतना जान लो कि लाइसोसोम्स जो होता है, वैक्यूल जो होता है वो लाइसोसोम्स की तरह एक्ट करता है इन प्लांट सेल। और लाइसोसोम्स आर हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेली। पॉलीमॉर्फिक मीन्स होता है डिफरेंट शेप एंड साइज का होना। जो लाइसोसोम्स होता है वो जब एक्टिव होता है कि अब हमें फूड का डाइजेशन करना है, जब या हमें फूड का डाइजेशन करना है, लिपिड में, फूड में क्या है, लिपिड है, प्रोटीन है, जो भी चीज़ है, तो जब वो डाइजेस्ट करता है तो उसके डिफरेंट शेप होते हैं। अगर ये लाइसोसोम, जैसे आप लाइसोसोम्स के बारे में अगर एनसीईआरटी में तो बहुत थोड़ा सा मेंशन है, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर जो लाइसोसोम्स है जिसका एक टाइप होता है जो किसी ऑर्गेनली, जो डेड ऑर्गेनली है उसको डाइजेस्ट करके एक्सक्रीट करता है, तो उसका शेप अलग होगा। कुछ ऐसे लाइसोसोम्स फूड वैक्यूल का डाइजेशन करते हैं। जैसे फूड आया, आपने उसको मतलब डाइजेस्ट इंजेक्ट किया और ये लाइसोसोम्स उसके साथ मिल करके उसका डाइजेशन करने लगे, तो उसमें अलग शेप एंड साइज होगा। तो लाइसोसोम्स के डिफरेंट शेप एंड साइज होते हैं उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के बेसिक पे कि वो क्या कर रहा है, उसका फंक्शन क्या है, उस लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या है। तो ड्यूरिंग फंक्शनिंग लाइसोसोम्स हैव डिफरेंट मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट। ये बस आप एक लाइन लर्न कर लीजिए, ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी ही है। हाउ, ये तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन ही कर दिया। हाउ एसिडिक मीडियम फॉर्म टू अचीव लाइसोसोम। सबसे पहले क्या होता है, एटीपी होता है, वो एडीपी प्लस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, H+ आयंस की इसमें एंट्री हो जाती है और ये एसिडिक मतलब
एक्टिव हो जाता है, इसका पीएच जो होता है वो 5 पहुंच जाता है और ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है, फिर ये अपना काम शुरू कर देता है। इसे हम सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं, जब लाइसोसोम्स, सारे लाइसोसोम्स एक साथ बर्स्ट हो जाते हैं तो ये सेल को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर लेते हैं। जो अगर ये हमारा सेल है और इसके अंदर लाइसोसोम्स है, ये लाइसोसोम्स ऐसा बर्स्ट हो गए और सारे एंजाइम यहाँ यहाँ इस तरह स्कैटर्ड हो गए तो ये पूरे सेल को खा जाएंगे। तो ये सुसाइडल बैग इसलिए कहा जाता है कि अब इस सेल की मौत तय है। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल, अब जो एंडोमेम्ब्रेन का फोर्थ पार्ट है वो है वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस इन द साइटोप्लाज्म। ये हमारा साइटोप्लाज्म है और ये हमारा वैक्यूल है। वैक्यूल प्लांट सेल में सिर्फ होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता है। इसमें मेम्ब्रेन होती है जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये जो ये वैक्यूल है, जो इसकी जो ये मेम्ब्रेन है इसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, जो कि सिलेक्टिव परमिएबल होती है, कुछ ही आयंस को अलाउ करती है अपने अंदर आने के लिए, आउटसाइड जाने के लिए। वैक्यूल में क्या क्या होता है? वाटर, सैप, इनऑर्गेनिक सॉल्ट आयंस, सैप को कहते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट आयंस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अदर मटेरियल विच इज नॉट यूजफुल फॉर द सेल। इसके अंदर क्या क्या होगा? इसके अंदर होगा वाटर, सैप जिसे हम इनऑर्गेनिक सॉल्ट आयंस कह सकते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और अदर मटेरियल जो इस टाइम इस साइटोप्लाज्म को ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे चल के अगर सेल को ज़रूरत हुई तो फिर ये ले लेगा इस वैक्यूल से, और जब ज़रूरत नहीं होगी तो इस वैक्यूल में ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल वो इसके अंदर चला जाता है। In plant cell, the tonoplast facilitated the transport of the numbers of ion and other material against concentration gradient. Against concentration gradient ये होता है कि इस वैक्यूल में जो आयंस है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ये साइटोप्लाज्म में उस आयंस की कंसंट्रेशन कम है, फिर भी ये आयंस साइटोप्लाज्म से वैक्यूल में जाते हैं। तो इसे कहते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब जहाँ का कंसंट्रेशन कम है वहाँ से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये ऐसे ट्रांसफ़र को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एनर्जी भी यूज़ होती है। इन प्लांट सेल वैक्यूल ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम। यहाँ से मतलब ये जो है वो 90%, मतलब अगर ये सेल है इसका 90% आपका वैक्यूल ऑक्यूपाई करेगा। आपसे अब ये डाटा भी आपसे चेंज कर सकता है, कभी 95 कह सकता है, कभी 98 कह सकता है, 92 कह सकता है, तो 90% आपको एकदम अच्छे से लर्न होना चाहिए। कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म, जो हमने बता दिया, तभी से कहते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसफर करता है, मतलब यहाँ से यहाँ की तरफ ट्रांसफर करता है। वैक्यूल जो होता है वो कई तरीके का होता है। एक होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा एंड यूग्लिनॉइड में होता है, जो कि एक फ्रेश वाटर होते हैं। होता ये जैसे ये यूग्लिनॉइड है और यहाँ पे चारों तरफ पानी है, फ्रेश वाटर है, और ये हमारा यूग्लिनॉइड है, इसका कंसंट्रेशन हाई है, तो पानी फ्रेश वाटर जो है यहाँ से अंदर की तरफ ट्रांसफ़र होता है। तो जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है ये पानी को लेते हैं फिर इसे बाहर की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का वर्क होता है। फॉर अमोइबा और यूग्लिनॉइड जो कि फ्रेश वाटर होते हैं उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, वो ऑस्मो रेगुलेशन प्लस एक्सक्रीशन इन दोनों के लिए होता है। दूसरा जो होता है फूड वैक्यूल होता है। फूड वैक्यूल जो होता है ये प्रोटिस्टा में पाया जाता है, ये प्रोटिस्टा में पाया जाता है फूड वैक्यूल। जब हम खाना लेते हैं, जब फॉर्म बाय द इनगल्फिंग ऑफ द फूड पार्टिकल, ये प्रोटिस्टा हुआ, जब ये जैसे अमोइबा जब ये फूड पार्टिकल को अंदर लेता है तो ये फूड वैक्यूल बना लेता है, फिर लाइसोसोम के साथ मिल करके इस फूड का डाइजेशन करता है। तो ये हो गया फूड वैक्यूल का काम। इस तरह से गैस वैक्यूल भी होता है जो कि प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, सल्फर बैक्टीरिया, इन सब में गैस वैक्यूल पाए जाते हैं। अब जो हम नेक्स्ट ऑर्गेनेली पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट ऑर्गेनेली जो हम स्टडी करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेमी ऑटोनॉमस होता है। सेमी ऑटोनॉमस होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जैसे ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर डीएनए होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो वही ओन डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन होता है। तो ये जो होता है एक तरह से सेमी ऑटोनॉमस होता है, क्योंकि इसके पास इसका ओन डीएनए होता है जिससे इसके पास इसकी खुद की प्रोटीन होती है।
बट इसकी जो सारी प्रोटीन जो होती है वो खुद की नहीं होती, कुछ मतलब इस ओन जिसके पास जो ओन डीएनए होता है, ज़रूरी नहीं है जो सारी प्रोटीन इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम और प्रोटीन होते हैं वो इसी डीएनए से बने हों। नहीं, बहुत कम ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो इस डीएनए से बनती है। बाकी सारी जो प्रोटीन होती है वो हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो डीएनए होता है उसकी वजह से बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। यूनिट अनलेस स्पेशली स्टेन आर नॉट इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, जब तक हम इसमें स्टेनिंग नहीं करते हैं, और जैनस ग्रीन बी से हम इसकी स्टेनिंग करते हैं। तो कहता ये जब तक हम इसको स्टेन नहीं करेंगे तब तक ये हमें माइक्रोस्कोप में दिखेगा नहीं। जब तक आप इसकी स्टेनिंग नहीं करेंगे और ये माइक्रोस्कोप में आपको इजीली विजिबल नहीं होगा। किससे स्टेनिंग करते हैं? जैनस ग्रीन बी। ये मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, अगर लर्न हो जाए तो ठीक है, कभी बन गया क्वेश्चन तो ठीक है। और ये जो होता है द नंबर 1000 to 60,000 पर सेल, इसका जो नंबर होता है वो 100 to 1600 पर सेल में होता है, 100 to 1600 पर सेल। अब ये जो इसकी वेरिएबल नंबर होता है इन पर सेल डिपेंड ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। वेरिएबल नंबर इन पर सेल डिपेंड ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। जैसे अब देखो, प्लांट और एनिमल सेल दो सेल होते हैं, जिसमें से प्लांट सेल में जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होता है, क्योंकि प्लांट को इतना रिस्पायरेशन की ज़रूरत नहीं होती है जितना एनिमल को होती है। अब कहोगे रिस्पायरेशन क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही रिस्पिरेशन होता है, तो प्लांट सेल को उतनी ज़्यादा रिस्पिरेशन की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन एनिमल सेल को होती है। तो इसलिए एनिमल सेल के अंदर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होगा एज कम्पेयर टू प्लांट सेल। यूजली प्लांट सेल हैव फीवर माइटोकॉन्ड्रिया एज कम्पेयर टू एनिमल सेल, क्योंकि उसको ज़्यादा नीड होती है रिस्पिरेशन करने की, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है एनिमल्स को एज कम्पेयर टू प्लांट। मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो होता है फ्लाइट मसल्स ऑफ द बर्ड। ये एक ऐसे जस्ट पॉइंट मतलब याद हो जाए तो अच्छी बात है, अगर एक क्वेश्चन बन गया तो ये वही लोग कर पाएंगे जिनको पता होगा, जो नहीं कर पाएंगे वो नहीं कर पाएंगे। बस ये एज अ जनरल नॉलेज आप देख लीजिए कि फ्लाइट मसल्स जो होती है बर्ड की, सबसे ज़्यादा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पड़ते हैं। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के शेप एंड साइज में, डिफरेंट सेल में डिफरेंट शेप डिफरेंट साइज, इन सब में भी देखा जाता है। ये कभी कभी हमें लगता है ये लाइन फॉल्स हो गया, अगर ये स्टेटमेंट आपको दे दे तो हमें लगेगा माइटोकॉन्ड्रिया का शेप और साइज कैसे वेरी करेगा, तो ये भी वेरी करता है। वो सेल की एक्टिविटीज, वो सेल किस तरह से एक्टिविटी कर रहा है, उस सेल की एक्टिविटी पे शेप और साइज भी वेरिएबल होते हैं। कंसिडरेबल डिग्री, ऐसा नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा शेप ही चेंज हो जाए, ऐसा नहीं, बहुत कम हल्की फुल्की मतलब, लेकिन होती है। तो ये इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व, उसमें देखी जाती है। सॉसेज शेप और सिलेंड्रिकल शेप होता है, ये इसका शेप आपको देख लीजिए। इसका डायमीटर, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, एवरेज हम कह सकते हैं 0.4 0.5 माइक्रोमीटर। फिर से देखो, डायमीटर 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, एवरेज जो होगा 0.5 माइक्रोमीटर। लेंथ जो होगी 1 माइक्रोमीटर टू 4.1 माइक्रोमीटर। डायामीटर 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, जिसका एवरेज होगा 0.5 माइक्रोमीटर। लेंथ जो होगी 1 माइक्रोमीटर टू 4.1 माइक्रोमीटर। डायामीटर 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, एवरेज जो होगी 0.5 माइक्रोमीटर होगी। लेंथ जो होगी 1 to 4.1 माइक्रोमीटर होगी। अब आई होप आपको अच्छे से याद हो गया हो। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। इसे हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, इसे हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन डिवाइड द ल्यूमेन इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट। ये ऐसे एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। इसको कहते हैं आउटर कंपार्टमेंट, इसको कहते हैं इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट को बाद में मैट्रिक्स कहा जाता है, क्योंकि हम आगे अभी पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया का शेप है, थोड़ा शेप इधर उधर हो गया, लेकिन आप देख लीजिए। इसका जो ये मेम्ब्रेन होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसे कहते हैं हम पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्योंकि ये दो मेम्ब्रेन के बीच में होता है तो इसलिए हम इसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कह देते हैं। बस आपको एक पॉइंट ये देख लेना कि ये कंटेन फैट ऑक्सीडेशन एंजाइम। नहीं लर्न होगा तो भी चलेगा, लेकिन देख लीजिए कि हाँ, ये एक पॉइंट है कि ये फैट के ऑक्सीडेशन के एंजाइम को कंटेन किया रहता है, जो इसका
इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है वो फैट ऑक्सीडेशन एंजाइम को कंटेन किया रहता है। इसके अंदर जो होती है इनर मेम्ब्रेन होती है, और ये जो होता है इसे इनर मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट कहते हैं, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स जो होता है होमोजीनियस होता है, डेंस होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब होता है पूरे मैट्रिक्स में आप घूमेंगे तो आपको सेम कंटेंट मिलेगा, कि हाँ मतलब हर जगह से एकदम होमोजीनियस होता है, एक जैसा। सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, ये देख लीजिए, डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर। ये पॉइंट बहुत अच्छे से लर्न करना कि जो मैट्रिक्स होता है वो होमोजीनस होता है, मतलब थ्रू आउट आप पूरे मैट्रिक्स में घूमेंगे आपको सेम केमिकल कंपोजिशन देखने को मिलेगा। और सिंगल सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, इसके अंदर आरएनए होता है। ये जो डबल स्टैंडर्ड है ये आरएनए होता है, ये 70S राइबोसोम्स होता है। और इस मैट्रिक्स में ना बहुत सारे एंजाइम कंटेन होते हैं। जैसे जब हम रिस्पिरेशन पढ़ेंगे ना, रिस्पिरेशन चैप्टर पढ़ेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी में ही रहता है, लेकिन जब हम उसमें पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो पायरुविक एसिड होता है, जब सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का डाइजेशन होता है एनर्जी फॉर्मेशन के लिए, तो जो पायरुविक एसिड बनता है ग्लाइकोलिसिस में, वो ग्लाइकोलिसिस से फिर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, फिर उसको और फर्दर मतलब उसको एटीपी के फॉर्मेशन के लिए फर्दर उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो फिर यहाँ पे हमें एटीपी का फॉर्मेशन होते हुए दिखेगा। तो वो एटीपी का फॉर्मेशन करने के लिए बहुत सारे एंजाइम की ज़रूरत होती है, वो एंजाइम इसी मैट्रिक्स में होते हैं। वो क्रेब्स साइकिल के एंजाइम हुए या ईटीएस जो एंजाइम होते हैं वो या इस मेम्ब्रेन में होते हैं। मेम्ब्रेन में ईटीएस चैनल होते हैं, उसके जो चैनल के जो प्रोटीन्स होते हैं वो इसमें होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म द नंबर्स ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टा। जो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है इसकी बाउंड्री जो होती है वो लिमिटिंग होती है, मतलब ऐसा शुरू हुआ और ऐसे खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। इसमें बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलता है, ऐसा एक कंप्लीट बाउंड्री होती है बस। लेकिन इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत सारी इनफोल्डिंग होती है, मतलब ये जो इनर मेम्ब्रेन है, जैसे ये आउटर मेम्ब्रेन है, एक लिमिटिंग बाउंड्री होगी कि हाँ ये ऐसे बनता है और ऐसे शुरू होगा ऐसे खत्म हो जाएगा। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो ऐसे ऐसे इनफोल्डिंग की तरह होती है, और ये इसे हम कहते हैं क्रिस्टा। ये डिफरेंट सेल पे उसकी एक्टिविटी पे डिपेंड करती है, और इससे सरफेस एरिया बढ़ता है। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म अ नंबर्स ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड अ क्रिस्टा टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। क्रिस्टा इंक्रीज द सरफेस एरिया। टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम। आउटर मेम्ब्रेन के पास उसका अलग एंजाइम होता है, इनर मेम्ब्रेन के पास उसका अलग एंजाइम होता है। स्पेसिफिक एंजाइम आपसे पूछ सकता है कि कौन सी मेम्ब्रेन के पास एंजाइम होगा, तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इनर मेम्ब्रेन के पास ईटीएस भी है, और क्रेब्स साइकिल के लिए तो इनर मेम्ब्रेन के पास ज़्यादा एंजाइम होंगे एट कम्पेयर टू आउटर मेम्ब्रेन, मतलब आउटर मेम्ब्रेन के पास नहीं होंगे, लेकिन आउटर और इनर दोनों के पास एंजाइम होते हैं और खुद के ओन स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं। टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम। मेटाबॉलिक एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया नंबर्स ऑफ क्रिस्टा इज हायर। जैसे आपको पता है जो ये क्रिस्टा होता है, जो इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है, वो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के वजह से होती है। जिसको ज़्यादा जो मेटाबॉलिक एक्टिव, जो सेल जितना ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिव होगा उसमें ये जो क्रिस्टा होंगे वो ज़्यादा होंगे, और जो मेटाबॉलिक एक्टिव कम होगा उस पर क्रिस्टा कम होंगे। मैनी इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम्स आर अरेंज इन द डिफिनिट सीक्वेंस इन इनर मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच फॉर्म ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो अभी हम आपको बता रहे थे, इसलिए हम वहाँ पे रुक गए थे क्योंकि नीचे पॉइंट मेंशन है, तो जब उससे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो वो बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर हेडिंग मिल जाती है और आपको एक पर्टिकुलर नोट्स टाइप का पॉइंट मिल जाता है, और उससे समझाने में फिर आपको भी मज़ा आता है और हमें भी अच्छा लगता है, तो इसलिए वहाँ पे मैं रुक गई थी। जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम होते हैं, साइटोक्रोम बी, C1, C, A1, A3, कॉपर आयंस भी रहते हैं। तो आप जब उसका डिस्पिरेशन में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से हम आगे एक्सप्लेन करेंगे आपको। उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें जो होता है वो NADS जो होता है वो ATP में कन्वर्ट हो जाता है, और प्लांट में NADPH जो होता है वो ATP में कन्वर्ट हो जाता है। तो ETS इसके पास खुद के एंजाइम होते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन होती है जिसमें ETS अरेंज होते हैं, जो कि साइटोक्रोम कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कैरियर होते हैं। साइटोक्रोम हो गया, साइटोक्रोम B, C1, C, A1, A3। फिर उसके बाद आपको इसमें आगे चल के एक और कॉम्प्लेक्स मिलेगा, उसमें F0, F1 ATPase एंजाइम होगा। आगे बहुत बहुत ज़्यादा एक पूरा लेक्चर इस पे है, तो अभी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, आगे आप जाएंगे आपको डिटेल स्टडी मिल जाएगी। वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है, और ये खुद के एंजाइम को मतलब इसके पास खुद का ओन स्पेसिफिक एंजाइम होता है इनर मेम्ब्रेन के पास। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो इनर मेम्ब्रेन के पास होता है। ये एक एंजाइम होता है, ये पूछ सकते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो आउटर मेम्ब्रेन के पास होता है या इनर मेम्ब्रेन के पास होता है। तो जो साइटोक्रोम ETS जो होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, उसमें ये एक कॉम्प्लेक्स आता है, उसके पास ये एंजाइम होता है।
सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है उस कॉम्प्लेक्स के पास होता है। अभी आपको डिटेल स्टडी इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि उसकी इतनी ज़रूरत है नहीं, आप आगे जाएंगे तो ऑलरेडी आपको वो पढ़ने को मिलेगा ही। तो अभी उतना ही नॉलेज करो जितना आपको डाइजेस्ट हो जाए। बाद में जाकर के एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ेंगे या एक चीज़ को जब कंटेंट को पॉइंट के हिसाब से, नोट्स के हिसाब से रहता है तो वो पढ़ने में मज़ा आता है। और अगर आप एक साथ पढ़ोगे तो आपको लगेगा इतने सारे पॉइंट, लेकिन आप वही धीरे धीरे डाइजेस्ट करोगे तो आपको मज़ा भी आएगा और आपका काम भी होते जाएगा। आपको एनसीईआरटी भी पूरी लाइन बाय लाइन आपको लर्न रहेगी और वो भी एक टाइम के बाद वो भी आ जाएगा आपको जो पॉइंट छूटा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। जब आप बस ये जान लीजिए कि रिस्पिरेशन जो होता है एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रिस्पिरेशन होता है उससे एरोबिक कहते हैं, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता उसे एनएरोबिक कहते हैं, जो कि आप जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे। बस आपको यहाँ पे इतना लर्न करना कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिस्पिरेशन एरोबिक, ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनएरोबिक। प्रोडक्शन ऑफ एटीपी के फॉर्मेशन में माइटोकॉन्ड्रिया अभी हमने बताया ही कि जो पायरुविक एसिड होती है, जब ग्लूकोज का डाइजेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है तो ग्लूकोज जो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। पायरुविक एसिड जो होता है फिर माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ट्रांसफर होता है, फिर वहाँ पे फर्दर उसका ऑक्सीडेशन होकर के एटीपी का सिंथेसिस होता है और CO2 एज अ बाई प्रोडक्ट वहाँ से एलिमिनेट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो DNA कैन कोड द सिंथेसिस ऑफ सम टाइप ऑफ प्रोटीन। ये अभी हमने आपको बताया कि जिसमें इसे सेमी ऑटोनॉमस इसलिए कहते हैं क्योंकि पास इसका खुद का ओन DNA होता है और RNA होता है, DNA से RNA होता है, RNA से प्रोटीन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है जितने भी सारे मैट्रिक्स में एंजाइम होते हैं वो खुद के इसके ओन रहते हैं, ऐसा नहीं। वो मैक्सिमम सम टाइप के प्रोटीन, उस जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA होता है उससे कुछ टाइप के प्रोटीन बनते हैं। बाकी सारे प्रोटीन जो होते हैं एंजाइम वो हमारे न्यूक्लियर जीन से, जो हमारा सेल है, सेल के पास जो न्यूक्लियस है इसकी जो DNA होता है उससे जो RNA और प्रोटीन बनते हैं वो प्रोटीन इस माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। डिवीजन बाय फिजन, ये भी पूछ सकता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो किस डिवीजन में, किस टाइप का उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, तो उसमें फिजन देखने को मिलता है। और अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैम ने यहाँ पे एरोबिक रिस्पिरेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, बस ये कह दिया कि जो चीज़ जैसे फूड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रिस्पिरेशन होगा वो एरोबिक होता है, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होता वो एनएरोबिक होता है। तो इसे हम बहुत डिटेल में आपको इस तरह आपको बता भी सकते हैं। होता ये है कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाते ही वो उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है, उसमें ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज शुगर हम लोग जो लेते हैं, जैसे हमने सुक्रोज लिया, सुक्रोज जो होता है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है। फ्रक्टोज से बहुत सारे प्रोसेस होने के बाद वो जाता है पायरुविक एसिड में। ये पायरुविक एसिड हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में वो बहुत सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद, जैसे जैसे एक एक प्रोसेस से हम गुजरते जाते हैं तो हमारा जो ग्लूकोज में कार्बन होता है C6H12O6 होता है, तो C6 और कार्बन और ऑक्सीजन CO2 डीकार्बोक्सिलेशन होते हुए जाता है। तो जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो वहाँ से CO2 निकलते हुए जाते हैं और हमें ATP मिलते हुए जाती है। फिर लास्ट में जब हम ETS पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो हमारा H+ होता है उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। तो वहाँ इसलिए इसे कहा जाता है एरोबिक रिस्पिरेशन, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन आया जो हमारे ETS में यूज़ होगा, उस ऑक्सीजन के साथ हमारा H+ जो इस कार्बन जैसे C6H12O6 हुआ, इसमें से कार्बन और ऑक्सीजन तो रिमूव हो जाते हैं, ये H+ बच जाता है। ये H+ जो होता है वो हमारे ऑक्सीजन के साथ मिल करके वाटर का फॉर्मेशन करता है और ये वाटर मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं ना, तो यही वो मेटाबॉलिक वाटर होता है। फिर ये हमारे किसी प्रोडक्ट में यूज़ होता है, अगर किसी एंजाइम को, अगर वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है तो वहाँ ये यूज़ हो जाता है, तो हमारे बॉडी में H2O का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये होता है एरोबिक रिस्पिरेशन कि हमने खाना खाया, मतलब ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज का कन्वर्जन होते होते जैसे C6H12 है, O6 है, तो ये बाई प्रोडक्ट आखिरी में हमें कुछ नहीं मिलता है, आखिरी में हमें इससे ATP मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और ये C और O, CO मिलकर के CO2 बन जाते हैं। H+ जो यहाँ पे ऑक्सीजन आया रहता है O2, इस H+ से ये O2 मिलकर के H2O का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये बस ओवरव्यू दे दिया आपको। जब हम ETS पढ़ाएंगे, रिस्पिरेशन पढ़ाएंगे, तो उसमें हम बहुत अच्छे से आपको डिटेल स्टडी में डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। अभी बस थोड़ा सा देख लो कि एरोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये एरोबिक हो गया। जो एनाएरोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं होता, वहाँ पे फर्मेंटेशन होता है, फिर वहाँ पे हमें इथेनॉल मिलता है, लैक्टिक एसिड मिलते हैं। तो ये आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। आज बस इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम प्लास्टिड को कवर करेंगे, फिर उसके बाद न्यूक्लियस आएगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स आएंगे, बहुत सारी डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे।